दोस्तों, एक गांव में गोलू नाम का एक लड़का रहता था। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका स्वभाव भी था। एकदम भोला, वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता था। जैसा उसके घरवाले और लोग उसे बोल देते थे वैसा ही वो कर देता था, और जो उसे अच्छा लगता बिना सोचे समझे लोगों के सामने वही बोल देता था। गोलू के घर की आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी थी। उसके पिता के पास खेती करने के लिए पर्याप्त जमीन भी थी, जिसमें अच्छी खासी फसल हो जाती थी। गोलू के माता पिता काफ़ी दयालु स्वभाव के व्यक्ति थे, लेकिन लोग उनके इस दयालु स्वभाव का गलत फायदा उठाते थे। गांव के लोग अक्सर अपनी मजबूरी सुनाकर उनसे अनाज और पैसे उधार मांग लेते थे, लेकिन लौटाते समय आनाकानी करते और तरह तरह के बहाने बनाते। गोलू के माता पिता भी अपने शांत और दयालु स्वभाव की वजह से लोगों पर अपना उधार वापस लेने के लिए कोई दबाव नहीं डालते थे। इस तरीके से रिश्तेदारों और गाँव वालों के बीच उनके बहुत से पैसे उधार के रूप में फंस चुके थे। इसके बावजूद अब भी अगर उनके पास कोई अपनी मजबूरी सुनाकर रोने लग जाता तो उसे भी धन या पैसे उधार देकर उसकी सहायता कर देते थे। शायद अपने माता पिता की वजह से ही गोलू का स्वभाव भी इतना भोला था। इसी बीच गोलू के माता पिता बड़े धूमधाम से गोलू की शादी कर देते हैं, लेकिन गोलू की पत्नी स्वभाव से थोड़ी तेज और नाच नखरे वाली थी, इसलिए वो अपनी मनमर्जी के खर्चे करती और अपनी बातों से घरवालों को दबाव में रखती थी। लेकिन गोलू अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। वो उसकी हर इच्छा पूरी करता और उससे अपनी सारी बातें साझा करता था। इस तरीके से कुछ साल बीत गए, लेकिन एक दिन अचानक गोलू के पिता की तबीयत खराब हो गई। उन्हें गांव के वैद्य के पास ले जाया गया, लेकिन गांव के वैद्य को उनकी बीमारी का पता नहीं चल पाया। तो फिर उन्हें नगर के बड़े वैद्य के पास ले जाया गया, जहां जाकर उन्हें पता चला कि गोलू के पिता के शरीर में करके रोग की शुरुआत हो चुकी है। वैद्य ने गोलू की मां को बताया कि वैसे तो इस रोग का कोई इलाज नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी रोग की शुरुआत ही हुई है, इसलिए अगर सही उपचार किया जाए तो संभावना है कि रोग को बचाया जा सकता है। लेकिन इस उपचार में समय और धन दोनों की बड़ी मात्रा में ज़रूरत है। गोलू और गोलू के पिता को वैद्य के पास छोड़कर उसकी मां धन की व्यवस्था करने के लिए गांव वापस आ जाती है, और वह उन सभी लोगों से घर जाती है जिन्होंने पैसा उधार दे रखे थे। उनमें से कुछ लोगों तो पैसा वापस कर देते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ वहाँ के बहाने बनाकर बात को टाल देते हैं। इसलिए गोलू की माँ गांव के सेठ से ब्याज पैसे लेकर शहर वापस आ जाती है और अपने पति का इलाज शुरू करवाती है, लेकिन इलाज बहुत ही महंगा था और लंबे समय तक चलने वाला था। इसलिए साहूकार से और ज़्यादा पैसे उधार लेने की बजाय गोलू और उसकी मां ने अपने कुछ खेत बेचने का निश्चय किया, और उन्होंने अपने कुछ खेत गांव के सेठ को बेच दिए। लेकिन इतना लंबा इलाज कराने के बावजूद भी गोलू के पिता की तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उनके इलाज के खर्चों की वजह से लगातार गोलू के मां के गहने और उनके खेत बिकते चले गए। अब तो उनके पास नाम मात्र के ही शेष खेत रह गए थे। लेकिन दूसरी तरफ गोलू के पिता की तबीयत दिनों दिन और भी खराब होती जा रही थी। एक दिन जब गोलू बाजार से कुछ सामान लेकर जा रहा था या घर पहुंच रहा था, तो उसने देखा कि उसकी माँ उसके पिता का सिर अपनी गोद में रखकर जोर जोर से रो रही है। गोलू के पिता इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। उसके पिता की मौत के बाद उसकी माँ भी बहुत उदास और दुखी रहने लगी थी। साथ ही उनके परिवार में गरीबी का पहाड़ टूट पड़ा था,
क्योंकि जो थोड़े समय बहुत खेत ही बचे थे, गोलू उन्हें सही तरीके से संभाल नहीं पा रहा था। अब तक घर और खेत की सारी जिम्मेदारी उसके पिता की संभालते थे, इसलिए किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पा रहा था। गोलू की पत्नी, जिसे मनमर्जी खर्चे करने की आदत थी, अब उसके फिजूल खर्चे भी बंद हो चुके थे। इसलिए अब वो अपनी सास और गोलू से कुछ नहीं बोलती थी। घर में रोज छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर लेती, लेकिन गोलू और उसकी माँ चुपचाप उसकी बातें सुन लेते थे। गोलू अपने साधारण स्वभाव की वजह से अपनी सारी कमजोरियाँ, पिछली गलतियों और सारी बेवकूफ़ियों के बारे में अपनी पत्नी को बता देता है। बाद में पत्नी उनसे कहती है, इन्हीं बेवकूफ़ियों की वजह से वो बोलकर उसे ताना मारती थी और कई बार तो अपने मायके वालों के सामने उसे जलील भी करती थी। गोलू को लगता था कि अगर वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से अपनी मजबूरी और दुख के बारे में बात करेगा तो लोग उसे सहानुभूति और सहायता मिलेगी, लेकिन लोग उसकी मजबूरी सुनकर उसके सामने तो उसे बेचारा कहते हैं, लेकिन बाद में उसका मजाक उड़ाते थे कि कैसा बेवकूफ़ इंसान है, इसका बाप ही बेवकूफ़ था और यही भी बेवकूफ़ है, हम इसकी सहायता कैसे कर दें, ये लल्लू इंसान हमारे पैसे वापस करेगा। इसी तरह से लोग उसकी पीठ पीछे उसके बारे में तरह तरह की बातें करते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। लोग गोलू और उसकी माँ के सामने अच्छी अच्छी सलाह देते, लेकिन कोई भी असलियत में उसकी सहायता करने के लिए उसके सामने नहीं आता था। ऐसे ही एक दिन अचानक रात में गोलू की माँ के सीने में दर्द उठा और वो भी भगवान को प्यारी हो गई। इस घटना के बाद से गोलू बहुत ही उदास और परेशान रहने लगा। काम तो वह पहले से ही ठीक से नहीं कर पाता था, लेकिन अपनी माँ के जाने के बाद अब तो घर में ही उदास और दुखी होकर पड़ा रहता था। इस बात पर उसकी पत्नी उसी दिन रात भर ताने मारती और पड़ोसियों से उसकी बुराई करती थी। वह कहती जैसे उसके माँ बाप ने काम और डरपोक थे, वैसे ही ये भी हैं। जब गोलू को पड़ोसियों के मुंह से अपनी पत्नी के द्वारा की गई उसकी बुराई के बारे में पता चला तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और गुस्से में भी वो अपनी पत्नी की पड़ोसियों से बुराई कर देता है। उनकी इस आदत की वजह से पड़ोसी और अपने गोलू और उसकी पत्नी का मजाक बनाते हैं और उन दोनों की एक दूसरे से चुगली भी करते, जिसकी वजह से गोलू और उसकी पत्नी के बीच झगड़ा शुरू होने लगता है। एक दिन झगड़े के दौरान उसकी पत्नी घर छोड़कर अपने मायके चली जाती है और यह धमकी दे गई कि अब वे कभी वापस नहीं आएगी। पत्नी के जाने के बाद गोलू और भी अकेला पड़ गया और वो पूरे दिन दुखी होकर अपने भाग्य को कोसता रहता है। कई बार तो उसे विचार आता है कि अब आत्महत्या कर लेनी चाहिए, लेकिन फिर वह इसको सोचकर रुक जाता है। कुछ समय पहले तक जो लोग गोलू को अपना दोस्त, रिश्तेदार और पड़ोसी बताकर मीठी मीठी बातें करते थे और उसके पिता से सहायता मांगते थे, आज वही लोग गोलू का मजाक उड़ाते हैं और उसे पागल कहते हैं। अंदर से दुखी और पूरी तरह से टूट चुका गोलू बस कितनी तरह से अपना जीवन काट रहा था। लेकिन एक दिन गोलू के गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध महात्मा आते हैं। जब गोलू को उन महात्मा के बारे में पता चलता है तो वह सीधे उनके पास जाता है और उनके चरणों में गिरकर रोने लगता है। महात्मा गोलू को उठाते हैं और उससे उसके इस असीम दुख का कारण पूछते हैं तो गोलू अपने परिवार की सारी कहानी महात्मा जी को सुना देता है। गोलू की पूरी बात को ध्यान से सुनने के बाद महात्मा उससे कहते हैं, तुम्हारे परिवार की इस हालत का कारण कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा और तुम्हारे माता पिता का हद से ज़्यादा सीधापन होना है और उन पारिवारिक बातों को दूसरों से बता देना है, जिन बातों को कभी किसी से साझा नहीं करना चाहिए। तुम्हारे सीधे स्वभाव का इलाज तो लोगों के द्वारा दिए गए धोखों, तानों और तुम्हारी इस हालत में कर ही दिया है। लेकिन आज मैं तुम्हें उन 7 बातों के बारे में बताऊंगा
जिनके बारे में तुम्हें किसी से भी बात नहीं करनी चाहिए। गोलू पूरा ध्यान लगाकर महात्मा जी की बातें सुन रहा था। महात्मा जी ने कहना शुरू किया, पहली बात तो जो तुम्हें किसी से नहीं बतानी है वो तुम्हारे दुख और मजबूरी। ज़्यादातर लोगों के जीवन में छोटा सा दुख और मजबूरी आती है कि वे इसका ढिढोरा पीटना शुरू कर देते हैं, लेकिन क्या दूसरों को अपना दुख और मजबूरी बताने में हमें उस दुख से छुटकारा मिल जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ऐसा करने से हम लोगों की नज़रों में एक कमज़ोर और मजबूर व्यक्ति साबित हो जाते हैं। ज़्यादातर लोग सहायता तो करते नहीं, लेकिन हमारी पीठ पीछे हमारे इस मजबूरी का उपवास ज़रूर उठाते हैं। ज़रा सोचो, दूसरों से अपनी मजबूरी बताने का क्या कारण हो सकता है? या तो अपनी मजबूरी बताकर सामने वाले की सहानुभूति हासिल करना चाहते हैं, या फिर उससे किसी प्रकार की आर्थिक सहायता चाहते हैं। लेकिन अगर किसी ने तुम्हारी सहायता कर भी दी तो फिर वो बदले में तुमसे इससे भी बड़ी सहायता की उम्मीद रखेगा। अगर तुम उसकी सहायता नहीं कर पाओगे तो फिर वो मन में ही मन में तुम्हें अपना दुश्मन मानने लगेगा, और अगली गलती से तुमने अपनी मजबूरी और दुश्मन को बता दी तो वह तुम्हारी इस मजबूरी का गलत फ़ायदा भी उठा सकता है, क्योंकि वह समझ जाएगा कि इस समय तुम कमज़ोर और मजबूर हो और तुमसे बदला लेने का सबसे यही अच्छा समय है। इसलिए अपने दुख और मजबूरी किसी के भी साथ साझा मत करो और लोगों के स्वभाव को पढ़ना सीखो, क्योंकि अगर तुमने लोगों के स्वभाव और नियत को साफ गहराई से समझ लिया तो तुम खुद को बहुत ही मुसीबतों से बचा सकते हो। वैसे दोस्तों, किसी भी इंसान की असल स्वभाव और उसके नियत के बारे में समझना काफ़ी आसान हो जाता है। महात्मा ने कहा, दूसरी बात जो तुम्हें लोगों से साझा नहीं करनी चाहिए, अपनी अतीत की गलतियां और भविष्य की योजनाएं। अतीत में जो भी गलतियां हमसे हो चुकी हैं, फिर चाहे वो हमारी बेवकूफ़ी की वजह से हुई हो या फिर हमने जानबूझकर की हो, उन्हें किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि बताने से अतीत की गलतियां तो ठीक नहीं की जा सकती, लेकिन ऐसा करके हम लोगों की नज़रों में उपहास कर पात्र जरूर बन जाते हैं। हमारी अतीत की गलतियां पता चलने के बाद लोग हमें शक की नज़र से देखना शुरू कर देते हैं और लोगों को हम पर भरोसा भी कम हो जाता है, और कई मौका पर तो लोग हम पर भरोसा करना ही छोड़ देते हैं। पहले ही या भले ही अब हम वो इंसान नहीं रहे जो उस समय थे जब हमने वो गलती की थी, लेकिन लोग फिर भी हमें उस अतीत की गलती के साथ ही जोड़कर देखेंगे, और यह एक चीज़ समाज में हमारी छवि को खराब करती है और एक भरोसेमंद व्यक्ति का दर्जा हमसे छीन लिया जाता है। इसलिए तरफ या दूसरी तरफ हमें अपने भविष्य की योजनाएं भी लोगों को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने के दो बड़े नुकसान हैं। पहला, हर व्यक्ति के अंदर यही कहीं ना कहीं खुद को दूसरों से श्रेष्ठ साबित करने की और अपनी तारीफ सुनने की चाहत होती है, और ये चाहत उनके अंदर बैठे अहं की वजह से होती है। तो लगभग हर व्यक्ति ही अपने अंदर से इस अहम की पूर्ति के लिए बड़े बड़े लक्ष्य बनाता है और फिर उन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए योजनाएं बनाता है। लेकिन जब वही व्यक्ति अपने लक्ष्य और योजनाओं को बताने लगता है तो उसके बड़े बड़े लक्ष्य और योजनाओं के बारे में सुनकर लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं, और अपनी इस झूठी तारीफ को सुनकर व्यक्ति के अहम को ठंडक मिलती है। वो अहम जो उसे ऊर्जा दे रहा है अपने लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए, वो अब ठंडा पड़ने लगता है, जिससे आप व्यक्ति के अंदर अपने लक्ष्य के प्रति वो जज्बा नहीं रह जाता जो काम की शुरुआत में था, और इस बात की संभावना कई गुना बढ़ जाती है कि व्यक्ति अपने उस काम के बीच में ही छोड़ देता है और उसका वो लक्ष्य कभी पूरा नहीं हो पाता। इसलिए हमेशा
काम पूरा करने के बाद ही लोगों को उसके बारे में बताना चाहिए। और वैसे भी उन लोगों को अपनी योजनाओं के बारे में बताने का कोई मतलब नहीं है जो हमारी उस योजनाओं का हिस्सा नहीं है। समय से पहले अपनी योजनाओं के बारे में बताने का दूसरा नुकसान यह भी है कि लोग हमारी उस योजनाओं को पूरी ही नहीं करने देंगे, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि दूसरा व्यक्ति उससे आगे निकल जाए। इसलिए जब लोगों को तुम्हारे लक्ष्य और योजनाओं के बारे में पता चलेगा तो वो तुम्हें पीछे की खींचने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक कि वे लोग भी जो अब तक आपकी सहायता कर रहे थे, आपके दोस्त और रिश्तेदार भी पीछे हट जाएंगे। और अगर तुम्हारा बुरा चाहने वाले लोग को तुम्हारी योजनाओं के बारे में पता चलेगा तो वह निश्चित रूप से तुम्हारी योजनाओं को असफल बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए अपनी अतीत की गलतियों को, भविष्य की योजनाओं को हमेशा गुप्त रखनी चाहिए। महात्मा ने कहा, तीसरी बात जो तुम्हें किसी से नहीं बतानी चाहिए, अपने घर की बातें। हमारे घर में हमारे माता पिता, बच्चे, सास बहू या पत्नी के बीच क्या बातें हो रही हैं वो हमें किसी से नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि अक्सर घर में छोटी मोटी बहस ये लड़ाई के बाद हम गुस्से में दूसरों से अपने परिवार की बुराई करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उस समय यह भूल जाते हैं कि जो व्यक्ति हमारी बातें सुन रहा है वो भविष्य में हमारी इन्हीं बातों के लिए हमें नीचा दिखा सकता है या लोगों के सामने हमें अपमानित कर सकता है। और वैसे भी जब हम लोगों के सामने अपने घर की बातें बताना शुरू कर देते हैं तो लोग हमारे घरेलू मामले में घुसने का मौका मिल जाता है और वो ज़रूरत पड़ने पर हमारे इस घरेलू बनावटवा का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। इसके अलावा भी जब घर वालों को पता चलता है कि परिवार के किसी सदस्य ने उसकी बुराई की है तो उसे बहुत बुरा लगता है और इस बात को लेकर घर में और भी लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। सास बहू और पत्नी के बीच अधिकतर झगड़े तो सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि वे दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों से एक दूसरे की बुराई करते हैं। इसलिए अगर हम अपने परिवार के सदस्यों की तारीफ नहीं कर सकते तो किसी की हमें बुराई भी नहीं करनी चाहिए। महात्मा ने आगे कहा, चौथी बात जो तुम्हें किसी से नहीं बतानी चाहिए, अपनी कमजोरी और अपनी ताकत। पहली बात जो ज़्यादातर लोगों को अपनी कमजोरी और ताकत के बारे में पता नहीं होता है। अगर तुम्हें अपनी कमजोरी और ताकत के बारे में पता है तो सच में तुम एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हो। लेकिन दूसरों के सामने अपनी कमजोरी और ताकत के बारे में न बताने के दो कारण होते हैं। पहला कि अगर तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत के बारे में पता चल गया है तो अब वो तुम्हें सबसे बड़ी ताकत नहीं बता पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी उस ताकत का कोई न कोई तोड़ निकाल ही लेंगे। अगर तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी भी लोगों के सामने उजाड़ गए तो लोग अपनी बात मनवाने के लिए तुम्हें उस कमजोरी पर ही प्रहार करेंगे और तुम्हें मजबूर होकर हमेशा ही दबना पड़ेगा। वो सामने वाले की बात माननी पड़ेगी। इसलिए अपनी कमजोरी किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, यहाँ तक कि पति को अपनी पत्नी और पत्नी को अपने पति से भी नहीं, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर अपनी बात मनवाने के लिए यह एक दूसरे की कमजोरी का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। और अगर पति की कमजोरी पत्नी को पता चल जाए तो पति को हमेशा ही दबाकर रहना पड़ेगा और इसका उल्टा भी उतना ही सही है। महात्मा ने आगे कहा, पांचवी बात जो तुम्हें दूसरों से नहीं बतानी चाहिए, अपनी आमदनी और अपने धन के बारे में। अब किसी से अपनी आमदनी के बारे में न बताने का यह एक कारण हो सकता है तो इसके दो बड़े कारण हैं। पहला कि अगर हमारी आमदनी कम है और लोगों को इसके बारे में पता चल गया है तो वे ज़रूरत पड़ने पर कभी भी हमारी आर्थिक सहायता नहीं करेंगे और हमसे दूर भागेंगे, क्योंकि समाज में एक गरीब व्यक्ति की आर्थिक सहायता करने के लिए व्यक्ति डरता है। उन्हें इस बात का डर होता है कि इसकी आमदनी तो इतनी कम है, ये पैसे वापस करेगा कि नहीं करेगा। और साथ ही हमारी आमदनी के बारे में जानकर लोग हमारी हैसियत का अनुमान
लगा लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से महात्मा कहते हैं, उसे आगे कहा, जो छठी बात थी तुम्हें लोगों से नहीं बतानी चाहिए। अपने अपमान के बारे में अगर तुम्हें किसी कारण से कहीं पर भी अपमानित होना पड़े तो इसके बारे में किसी की चर्चा ना करें। अपनी पत्नी को भी ना बताओ। तुम्हारे पत्नी बेशक उस व्यक्ति के पक्ष में बात करेगी, लेकिन बाद में बात वापस उसका अपमान बताने का ताना देती रहेगी। और अगर दूसरे लोगों को भी तुम्हारे उस अतीत में हुए अपमान के बारे में पता है तो वो कभी भी 4 लोगों के सामने तुम्हारे उस अपमान के बारे में बात करके तुम्हें जलील कर सकते हैं। महात्मा ने कहा, जो 7वीं बात है और अंतिम बात है जो तुम्हें दूसरों से साझा नहीं करनी चाहिए, अपने मित्र और शत्रुओं के बारे में। हालांकि ज़्यादातर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होता है कि हमारे मित्र और शत्रु कौन हैं, लेकिन जानकारी का गलत फ़ायदा वे लोग उठा सकते हैं जो हमारा बुरा चाहते हैं। अगर हमारे शत्रुओं को यह पता चल गया है कि मित्र हमारे हैं जो ज़रूरत पड़ने पर हमारा साथ दे सकते हैं, तो वो हमारे मित्रों के साथ अपने संबंध गहरे करके उन्हें हमसे दूर करके हमारे खिलाफ हो सकते हैं। और हमारे मित्र को यह पता होता है कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है। तो अगर आने वाले समय में किसी कारणवश हमारा वो मित्र हमारा शत्रु बन जाता है तो वो हमारे उस पुराने शत्रुओं के साथ मिलकर हमारा बड़ा नुकसान कर सकता है। इसलिए अपने मित्र और शत्रु के बारे में हर जगह सबके सामने बखान नहीं करना चाहिए। इतना कहने पर महात्मा जी मौन हो जाते हैं। गोलू के चेहरे की तरफ देखने लगे। गोलू आंखों में आंसू थे, पश्चाताप के आंसू। आज पहली बार उसे महसूस हुआ कि वो अपनी पत्नी के बारे में और दोस्तों के बारे में गांव वालों को अपनी हर यह बात बताकर कितनी बड़ी गलती कर रहा था। और उससे इसी नादान की वजह से जब उसे बेवकूफ़ समझते हैं और उसकी पत्नी भी इसकी इज्जत नहीं करती थी और उसे छोड़कर जा चुकी थी। लेकिन उस दिन महात्मा जी के सामने ही गोलू के मन की सारी निश्चय क्लियर हो गए और अपना भाषण नहीं होने देगा और एक जिम्मेदार व्यक्ति वो कभी गंभीर व्यक्ति बनने का पूरा प्रयास करेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।